हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जी हाँ, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम जिसका नाम है पाठचर्या में सूचना संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। जी हाँ, ये जो विषय हमारा पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, इस विषय का हम आपके लिए इकाई 2 का वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ, इसके पहले ऑलरेडी इस विषय का इकाई 1 का वीडियो ला चुके हैं। इस इकाई 2 में जिसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी सीखने की प्रक्रिया, जो कि किस पर आधारित होगा? सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर आधारित होगा। उस इकाई 2 के अंक विभाजन की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे और तो और इसमें और भी जो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होंगे सबसे महत्वपूर्ण, वो भी देखेंगे। उनके उत्तर कैसे लिखने हम ये भी जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। और तो मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज ये पूरे भारत भर में एक विश्वसनीय संस्था है जो आपको ऑफर करती है विभिन्न कोर्सेज, विविध प्रकार के कोर्सेज, जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, बी ए, बी एड, डी एड, बीएससी बी एड, बी ए बी एड, साथ ही साथ बी एड, डी एड और तो और रीट, एमपीटीईटी, साथ ही साथ आपको एएनएम, नर्सिंग और भी बहुत वेरियस प्रकार के कोर्सेज ऑफर करते हैं, जहां आप एमकॉम, बीकॉम इस तरह के कोर्सेज भी ऑफर कर मिलते हैं। आप चाहे तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, विभिन्न कोर्सेज में आप प्रवेश पा सकते हैं। साथ ही साथ यहां न सिर्फ प्रवेश दिया जाता है बल्कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ भारतवर्ष के आप किसी भी राज्य के हो, आपको प्रवेश मिल सकता है। दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। फीस से संबंधित, कोर्सेज से संबंधित, प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सारे डाउट आप पूछ सकते हैं। आप चाहे तो नियमित या फिर स्वदाई, रेगुलर या फिर डिस्टेंस मोड या फिर प्राइवेट से आप क्या कर सकते हैं? एडमिशन कर सकते हैं, अपना विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त करने का सपना पूरा कर सकते हैं। भारतवर्ष के अनेक राज्यों से हजारों छात्रों ने अब तक हमारी संस्था के साथ जुड़कर प्रवेश लिया है। साथ ही साथ प्रवेश के पश्चात उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त कर मनचाहे पदों पर, सरकारी पदों पर नियुक्ति प्राप्त की है। तो आप भी अगर सरकारी अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आज ही प्रवेश लें श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। यह देश भर में एक जानी मानी संस्था है और यह न पूरे भारतवर्ष पर यानी देश के राष्ट्रीय स्तर पर आपको विभिन्न प्रकार के कोर्सेस देती है। इसमें आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आप प्रवेश पा सकते हैं। दिए गए नंबर पर सारी जानकारी मिल सकती है। कोर्सेस में, विभिन्न कोर्सेस में अभी भी प्रवेश प्रक्रिया चालू है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके विभिन्न मनवांछित कोर्सेस में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। चलिए बिना किसी देरी के अब हम सीधा बढ़ते हैं हमारे इस विषय सूचना पाठ्यचर्या में सूचना में संप्रेषण तकनीक का एकीकरण, इस विषय की इकाई 2 जिसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे इसके हम अंक विभाजन की। तो इस इकाई 2 पर कुल अंक आवंटित है 15। जी हाँ, कितने अंक आवंटित है? 15। इस इकाई 2 पर कुल 15 अंक आवंटित है। जी हाँ, 15 मार्क्स का ये पूरा इकाई है। ये पूरी यूनिट जो है 15 मार्क्स की होने वाली है। इस पर 15 अंक आधारित है। इसमें 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ, 1 मार्क्स के इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स इसमें 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। यानी 5, 4, 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। तो इस प्रकार से आपका अंक आवंटित है। भाई वस्तुनिष्ठ 3, उसके बाद ये लघु उत्तरीय में है 3 मार्क्स का 1, फिर लघु उत्तरीय में 4 मार्क्स का भी 1 है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 मार्क्स का 1 है। तो इस प्रकार से इसका पूरा अंक विभाजन है इस पूरे इकाई का। तो ये तो बात हो गई इकाई के अंक विभाजन की, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की, उनमें ऑफर की गई वेरियस कोर्सेज की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको पसंद आती है, चैनल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और नेक्स्ट अगले कौन से विषय की आपको वीडियो चाहिए, किस प्रकार के और वीडियोस आप इस चैनल पर देखना चाहते हो कमेंट करते जाइए। किस आप रीड की वीडियो देखना चाहते हैं, एमपीटीईटी की वीडियो देखना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र की जिसकी आप पढ़ाई तैयारी कर रहे हो उसकी वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर आप कमेंट कीजिए, यहां पर आप कमेंट कीजिए सेक्शन में और बताइए हमें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारी इस इकाई 2 का वीडियो जिसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जी हाँ, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो इस अधिगम प्रक्रिया को हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण डीएलएड की परीक्षा से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। इस परीक्षा से संबंधित उन महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की पहले हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है पहला प्रश्न क्रमांक 1, शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण है। शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण क्या है? कंप्यूटर द्वारा शिक्षण। जी हाँ, शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण है कंप्यूटर द्वारा शिक्षण। भाई शिक्षा में तकनीक कैसे शामिल होगी, टेक्नोलॉजी कैसे शामिल होगी? तो वो कंप्यूटर द्वारा शिक्षण। भाई कंप्यूटर से सिखाएंगे तभी तो शिक्षा में जो क्या होगा, कंप्यूटर का तकनीक शामिल होगा। तो कंप्यूटर द्वारा शिक्षण, शिक्षा में तकनीक का है कि कंप्यूटर द्वारा शिक्षण किया जाए, प्रोजेक्ट होना चाहिए, स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए। तो वो हो गया शिक्षा में तकनीक का उदाहरण। दूसरा प्रश्न, सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अधिगम किस देश में शुरू हुआ? भाई वो ऐसा जो कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाई किया जाए, सिखाया जाए, अधिगम यानी सीखना, तो कंप्यूटर की सहायता से सिखाने का जो तरीका है, ये जो विधि है, सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? तो अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है सभी देशों में। तो सबसे पहले कहां शुरू हुआ? भाई अमेरिका में शुरू हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अधिगम किस देश में शुरू हुआ? अमेरिका में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका है। भाई ई लर्निंग मतलब समझ रहे आप, इंटरनेट से, है ना, टेक्नोलॉजी की मदद से सीखना, इसे ई लर्निंग कहते हैं। तो ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन का आधुनिक तरीका क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ई लर्निंग मतलब इंटरनेट से सीखना या टेक्नोलॉजिकल सीखना। तो उसमें सबसे प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है? आपने देखा होगा, कई बार मूवीज में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा कि ऑफिस में ऐसा एक मीटिंग होती है, गोल ऐसा बैठे रहते हैं सब लोग, और सामने एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन पर नए नए पिक्चर्स वीडियो चलते रहते हैं। तो उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मतलब पहले से छपा हुआ लिखा रहे। कई सारे टीचर्स भी पढ़ाते देखेंगे आप, स्मार्ट बोर्ड रहता है पीछे, और स्मार्ट बोर्ड पे एक एक चीज आती रहती है, ऑलरेडी लिखी हुई रहती है पहले से, और वो उस पर पेन से लिखते रहते हैं ऊपर से, है ना। तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। जी हाँ, इसे ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये आधुनिक तरीका है प्रस्तुतिकरण का, प्रेजेंटेशन का। अब मैं पुराना तरीका देख लो, मैं पुराना तरीका अपना रहा हूं, मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख लिया था, ये बोर्ड है, इस पे लिख लिया। अगर ये स्मार्ट बोर्ड होता तो इस पे ऑलरेडी टाइप किया हुआ नोट्स रहता, और मैं आपको यहाँ पर ऐसा समझा रहा होता। तो ये कौन सा तरीका हो जाता? प्रेजेंटेशन का तरीका हो जाता। लेकिन ये अभी कौन सा तरीका है? पुराना तरीका है पढ़ने का। ठीक है, तो ये जो ई लर्निंग नहीं है, ठीक है, ये पारंपरिक तरीका है जिससे क्लास में पढ़ा जाता है, बिल्कुल उसी तरीका से, श्याम पट पर, सफेद पट पर, है ना, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर जिस प्रकार से लिखा जाता है, बिल्कुल वही तरीका है ये। तो ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रचलन कब शुरू हुआ? पहली बार पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में, देश नहीं पूरी दुनिया भर में, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी विज्ञान, इस वर्ड का, इस सेंटेंस का, फ्रेज का शुरुआत जो कब से शुरू हुआ? 1950 में। 1950 में पहली बार विश्व में सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1950 से शुरू हुआ। ठीक, अगला देखिए, श्रव्य संप्रेषण का माध्यम है ग्रामोफोन। जी हाँ, श्रव्य संप्रेषण यानी सुनने वाला जो है, सुनने का जो तरीका है, सुनने का जो डिवाइस है, वो कौन सा है? सुनने का और रिकॉर्ड करने का ग्रामोफोन। जी हाँ, श्रव्य संप्रेषण यानी सुनने से सिखाना, वॉइस किसी को सिखाना, अधिगम कराना, उसके लिए ग्रामोफोन है। तो श्रव्य संप्रेषण का माध्यम है ग्रामोफोन। दृश्य पूछता तो टीवी बोलते हैं, है ना, और सुनना बोलो तो रेडियो। ग्रामोफोन ये सुनने वाले हैं, और देखने वाले कौन से होंगे? टीवी, अखबार, ये सब है ना, प्रिंटेड और देखने वाले। अगला देखिए, जन संचार के माध्यम है लोगों तक, मास कम्युनिकेशन, जन संचार, ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कौन सा मीडियम इस्तेमाल होता है? तो टीवी पर ऐड दे दो, रेडियो पर ऐड दे दो, समाचार पत्र न्यूज़पेपर में छाप दो, है ना। तो समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, टीवी, दूरदर्शन चैनल आप सभी जानते होंगे। तो जी हाँ, तो ये हो गया भाई, जन संचार के माध्यम है समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन। जी हाँ, समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन, ये किसके माध्यम है? जन संचार के माध्यम है। सारे जो हैं किसके माध्यम है? जन संचार के माध्यम है, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां, आभासी कक्षा द्वारा अधिगम प्राप्त करने में छात्र सक्रिय होते हैं। आभासी कक्षा, आभासी यानी कि जहां अभ्यास किया जाता हो, उस कक्षा में अधिगम प्राप्त करने में छात्र सक्रिय होते हैं, क्योंकि वहां पर सब कुछ करके सिखाया जाता है, दिखाया जाता है उन्हें, फिर वो उस काम को करके सीख के फिर करते हैं। तो वही ध्यान रखना है आपको कि आभासी कक्षा द्वारा अधिगम प्राप्त करने में छात्र सक्रिय, एक्टिव होते हैं, वो नीरस नहीं होते। क्लास में कोई बोले जा रहा है चुपचाप और सुन रहे हैं, लेकिन क्लास में बोला जाए चलो आओ बेटा तुम आओ करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ, तो इससे क्या होता है? बच्चों में उत्सुकता आती है, बच्चे सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एस सेट के क्रियान्वयन में सहायता राज्य संस्थान प्राप्त करवाता है ना, राज्य संस्थान द्वारा प्राप्त होता है। एम सेट के क्रियान्वयन, जी हाँ, एस सेट के क्रियान्वयन यानी ये जो विधि है शिक्षण की, पढ़ाई की, इसकी
क्रियान्वयन में, इसको चलाए रखने में कौन सहायता प्रदान करता है? राज्य संस्था द्वारा, यानी पैसा वहां से आता होगा, सामान यहाँ से आता होगा, सहायता गाइडेंस यहीं से मिलता है। तो एस-सेट के क्रियान्वयन में सहायता राज्य संस्थान द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? राज्य संस्थान द्वारा सहायता प्राप्त होती है। किसमें? एस-सेट के क्रियान्वयन में। जी हाँ, एस-सेट के क्रियान्वयन में राज्य संस्था द्वारा प्राप्त होती है शिक्षा। चलिए, सहायता प्राप्त होती है, शिक्षा प्राप्त होती है। अगला देखिए, शैक्षिक तकनीकी सेल को आर्थिक सहायता मानव संसाधन विकास मंत्रालय देता है। ठीक है, और देखिए अब ये जो एस-सेट के क्रियान्वयन में सहायता कौन दे रहा है? राज्य संस्था। फिर शैक्षिक तकनीकी सेल को सहायता कौन प्रदान कर रहा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जी हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है सहायता देता है शैक्षिक तकनीकी सेल को। किसे? शैक्षिक तकनीकी सेल को सहायता देता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक, अगला देखिए, इग्नू द्वारा चलाया जाने वाला ऑनलाइन कार्यक्रम ई ज्ञान कोश है। इग्नू द्वारा, इग्नू आपको पता होगा, IGNOU, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, इग्नू जो है ये विश्व भर का प्राइवेट सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो इग्नू, उसके बाद फिर भोज ओपन यूनिवर्सिटी आता है, मध्य प्रदेश का MPBU है ना। तो ये सब ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी कि ऐसे विद्यालय जहां पर आप एडमिशन ले लीजिए, आपको पढ़ाई मतलब क्लास नहीं करनी पड़ती रेगुलर, आपको सिर्फ परीक्षा देनी पड़ती है, वहां से भी डिग्री आपको मिल जाती है, प्राइवेट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वही इग्नू द्वारा चलाया जाने वाला ऑनलाइन कार्यक्रम कौन सा है? ई ज्ञान कोश है। जी हाँ, ई ज्ञान कोश, जिसमें इग्नू सभी कोर्सेज की पढ़ाई करवाता है। जो बच्चे वहां एडमिशन लेते हैं वो क्लास कर सकते हैं घर बैठे। टीवी पर क्लास आती है उनके, दूरदर्शन पर, रेडियो पर, यूट्यूब पर, है ना, इन सभी जगहों पर आप क्लास कर सकते हैं। तो इग्नू द्वारा चलाया जाने वाला ऑनलाइन कार्यक्रम ई ज्ञान कोश है। अगला देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब, www जिसे कहते हैं, www.com, google.com ऐसा रहता है ना। तो www जो है यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, उसका शॉर्ट फॉर्म www होता है, उसी का ये फुल फॉर्म है। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्तुतिकरण कब हुआ? 1990 में किया गया पहली बार, जब इंटरनेट के आने के बाद ये सब हुआ। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्तुतिकरण 1990 में किया गया पहली बार। कब किया गया? 1990 में, 1990 में। ठीक, अगला देखिए, संसाधन केंद्र को विद्यालय के मध्य स्थान पर होना चाहिए। जो संसाधन केंद्र यानी रिसोर्सेस होते हैं, जैसे स्कूल में सारा मान लो गेम्स का सामान बांटना हो, कोई भी ऐसा कुछ, चौक डस्टर, तो सब कहाँ होना चाहिए? स्कूल के कोने में नहीं होना चाहिए, कोने में नहीं होना चाहिए, स्कूल के सेंटर में होना चाहिए, ताकि स्कूल के इधर वाले जल्दी पहुंच सके, स्कूल के इस साइड वाले भी। तो किसी भी स्कूल में मध्य में होना चाहिए संसाधन केंद्र। अधिकतर आप बड़े से CBSE स्कूल में जाओगे, बड़े स्कूलों में जाओगे, तो हम देखोगे कि वहां जो रिसोर्सेस का केंद्र होगा, यानी संसाधन केंद्र होगा, गेम्स रूम जो बना होगा, जहां सारा सामान रखा जाता होगा, वो सारा सामान कहां से आता है? उसी मध्य रूम से आता है। तो संसाधन केंद्र को विद्यालय के मध्य स्थान पर होना चाहिए, विद्यालय के एकदम सेंटर में होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गए 12 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। चलिए एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं। शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण है कंप्यूटर द्वारा शिक्षण। दूसरा, सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अधिगम किस देश में शुरू हुआ? अमेरिका में। तीसरा, ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगला, विश्व में सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रचलन शुरू हुआ 1950 में। अगला देखिए, श्रव्य संप्रेषण का माध्यम है ग्रामोफोन। जी हाँ, श्रव्य संप्रेषण का माध्यम क्या है? ग्रामोफोन। अगला देखिए, जनसंचार के माध्यम है समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन। जी हाँ, जनसंचार के माध्यम कौन से हैं? समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन। अगला, आभासी कक्षा द्वारा अधिगम प्राप्त करने में छात्र सक्रिय होते हैं। जी हाँ, आभासी कक्षा द्वारा जो अधिगम दिया जाता है, सिखाया जाता है, उसमें छात्र बहुत ही सक्रिय होते हैं। अगला, एस-सेट के क्रियान्वयन में, एस-सेट को काम करने में सहायता प्राप्त होती है किससे? राज्य संस्थान द्वारा सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, तो एस-सेट के क्रियान्वयन में सहायता राज्य संस्थान द्वारा प्राप्त होती है। अगला, शैक्षिक तकनीक सेल को आर्थिक सहायता मानव संसाधन विकास मंत्रालय देता है। कौन देता है? शैक्षिक तकनीकी सेल को आर्थिक सहायता मानव संसाधन विकास मंत्रालय देता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है शैक्षिक सहायता प्रदान करता है। इसके पश्चात इग्नू द्वारा चलाया जाने वाला ऑनलाइन कार्यक्रम क्या है? ई ज्ञान कोश है। इग्नू द्वारा चलाया जाने वाला ऑनलाइन कार्यक्रम ई ज्ञान कोश है। अगला, वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्तुतिकरण 1990 में हुआ। www जिसे कहते हैं, www.com, वही है। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्तुतिकरण 1990 में किया गया। अगला, संसाधन केंद्र के विद्यालय के मध्य स्थान पर होना चाहिए। संसाधन कहाँ होना चाहिए? केंद्र, विद्यालय के एकदम केंद्र, सेंटर, है ना। तो संसाधन केंद्र विद्यालय के मध्य स्थान, सेंटर पर, बीच में होना चाहिए। अगला देखिए, मल्टीमीडिया। भाई आप ये इतने सारे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम बात करें कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो होते हैं वो। अब देखिए, अब यहाँ पर ये 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग को इनको ज्यादा ध्यान से पढ़ते नहीं है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भाई, लेकिन इन 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक एक लाइन प्रश्न उत्तर जो इसमें दिए गए हैं, उनकी सहायता से आप लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। तो ये जो छोटे हैं लेकिन बड़े
महत्वपूर्ण है। इनकी सहायता से आप बड़े प्रश्न उत्तरों को सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जी हाँ, उसके पश्चात देखिए, अब यहाँ पे एक लघुत्तर प्रश्न में दिया हुआ है कि मल्टीमीडिया पुस्तकें क्या होती हैं। जी हाँ, ये मल्टीमीडिया पुस्तकें क्या होती है ये पूछा गया। तो मल्टीमीडिया पुस्तकें वो पुस्तकें होती हैं जिनमें ऑडियो वीडियो होता है, जैसे कि सीडी कैसेट आती है, और आप देखोगे प्रोजेक्टर पे ऑलरेडी वीडियो लोड होता है। आजकल मोबाइल में भी आगे है बहुत सारे प्रोग्राम्स, जो ऐप को आप रन करो तो सब कुछ में पता चलता है। तो मल्टीमीडिया पुस्तकें वो होती है जिसमें ऑडियो वीडियो फोटो ये सब उसमें रहे, ऑलरेडी इंक्लूड है, उसे मल्टीमीडिया पुस्तकें कहते हैं। अब नॉर्मल पुस्तक हमारी हो गई जो पन्नों से कागज से बनी होती है, लेकिन मल्टीमीडिया पुस्तक में सब कुछ होता है, उसके अंदर वीडियो भी होता है, ऑडियो भी होता है, छोटा सा मेमोरी कार्ड एसडी कार्ड में, पेन ड्राइव में, कंप्यूटर में ऑलरेडी लोड रहता है, ये सारी बातें। ठीक है, उसमें वीडियो ऑडियो फोटो सब कुछ लोड रहता है। अगला, ब्रॉडबैंड तकनीक क्या है। ब्रॉडबैंड, जी हाँ, इंटरनेट वाली तकनीक जो है ब्रॉडबैंड, यानी कि चैनल्स, सैटेलाइट, इंटरनेट की सहायता से पढ़ाई करना, एजुकेशन देना, शिक्षा प्रदान करना, ये ब्रॉडबैंड की तकनीक है, ब्रॉडबैंड की टेक्नोलॉजी है। अगला देखिए, ईमेल क्या है भाई। ईमेल क्या होता है। ईमेल देखिए, ईमेल का मतलब आप जानते होंगे, जीमेल में हम जो ईमेल आईडी बनाते हैं, है ना, जो भी हमारा gmail.com ऐसा रहता है, वो ईमेल होता है शॉर्ट में। इंटरनेट के द्वारा इंटरनेट की सहायता से मैसेज, समाचार भेजना और डेटा भेजना, इंफॉर्मेशन भेजना, अब तो फोटो भी भेजी जाती है, वॉइस मैसेज भी भेजा जाता है। जी हाँ, इंटरनेट ईमेल में ये सब कुछ भेजा जा सकता है, वीडियो भी छोटी छोटी भेजी जाती है अटैचमेंट, तो ये ईमेल होता है। ईमेल जो होता है यही इंटरनेट का मेल, ईमेल है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसका फुल फॉर्म होता है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस है वहां पर होती है ईमेल में, तो आप लिख सकते हैं। ईमेल तो आपको पता होगा, सबका जीमेल आईडी होगा ही होगा, आपने लॉगिन किया यूट्यूब में, आप देख रहे हैं तो आपका ईमेल आईडी लॉगिन होगा ही, है ना। ईमेल आईडी .com.gmail.com ऐसा रहता है, @gmail.com वो ईमेल आईडी होता है, तो उसी से हम किसी और को मैसेज भेज पाते हैं, मैसेज रिसीव कर पाते हैं। ठीक है, पता ही की तरह एक ईमेल एड्रेस पे ही पता भेजा जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारे हो गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर 15। इन्हीं 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप कंठस्थ कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप चाहे तो इसको रोक कर पूरा लिख भी सकते हैं, या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसे रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, जो आपके डीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उसके आपकी परीक्षा में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। इसमें आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर शामिल होंगे, जो आपको 3, 4 या 5 नंबर के भी आ सकते हैं, जिन्हें आप पूर्व में पढ़े गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की सहायता से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। साथ ही साथ वीडियो अभी तक की पसंद आई है तो लाइक भी जरूर कीजिए, और आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में दिए गए नंबर पर संपर्क करके विभिन्न कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ BA, BEd, BSc, BEd, DEd, B.Pharma, D.Pharma, B.Com, MA, M.Com, MSc, इन सभी कोर्सेज की रीट, MPTT, इन सब की तैयारी कराई जाती है। डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश दिया जाता है। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हो, आप प्रवेश पा सकते हैं। आप चाहे तो रेगुलर, डिस्टेंस मोड, नियमित, स्वधाई, प्राइवेट, किसी भी मोड में एडमिशन ले सकते हैं और अपना डिग्री प्राप्त करने का सपना पूरा कर सकते हैं। भारतवर्ष की एक विश्वसनीय संस्था है श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। अभी तक हजारों छात्रों ने यहाँ प्रवेश पाकर अपना शिक्षा ग्रहण किया है, अपनी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है और सरकारी पदों पर नियुक्त हुए हैं। तो आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आज ही प्रवेश ले, देर ना करें। सभी संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए, अब बात होगी श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। अब बढ़ते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो उसमें सबसे पहला है, सहयोगी अधिगम की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जी हाँ, जो सहयोगी अधिगम की विशेषताएं हैं उनका संक्षिप्त यानी कि वर्णन करना है, आपको डिटेल में समझाना है। तो भाई देखिए, तो हम कैसा लिखेंगे, सहयोगी अधिगम की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं ऐसा। नंबर 1, विविधता का उत्सव। जी हाँ, अगर हम एक दूसरे के सहयोग से सीखेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पढ़ेंगे और सीखेंगे, तो एक बहुत ही अच्छी विविधता हमें मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी। मतलब भाई, अगर हम क्लास में दूसरे छात्र से पूछकर पढ़ते हैं तो वो हमें अलग मेथड से समझाएगा, टीचर ने अलग मेथड से समझाया होगा, और हम भी कभी अपने अलग मेथड से समझेंगे, तो अलग अलग चीजें हमको सीखने मिलेगी। साथ ही साथ हम उसकी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेगा, तो एक दूसरे की मदद से हम दोनों का भला होगा, विकास होगा।
ठीक, व्यक्तिगत भिन्नता की स्वीकृति, उसने भिन्न तरीके से सिखाया, मैंने भिन्न तरीके से सीखा, मैंने भिन्न तरीके से सिखाया, तो हम दोनों की भिन्नता अलग अलग है, मतलब इसके बावजूद भी हम एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं, मतलब डाइवर्सिटी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कोई भेदभाव झगड़ा नहीं हो रहा। पारस्परिक विकास, भाई एक दूसरे का विकास एक साथ हो रहा है, हमने दूसरे छात्रों को समझा दिया, दूसरे छात्रों ने हमको समझा दिया, उनको भी समझ में आ गया, हमको भी समझ में आ गया, हम सबका काम बन गया, तो इस प्रकार से हमने एक दूसरे का विकास किया। पारस्परिक मतलब होता है एक दूसरे का, ठीक है। अगला, सीखने में छात्रों को सक्रिय सम्मिलन, इससे क्या होगा, एक दूसरे को सिखाएंगे तो एक जो दोस्त होता है, जो जिसके साथ अच्छी जमती है जोड़ी, अच्छा उनके साथ बातचीत होता है, फ्रेंड होते हैं, तो वो लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन, गणित के दूसरे टॉपिक्स को बताते हैं जिसको नहीं आता है, ठीक है। तो इस दूसरे से एक दूसरे के कक्षा में चित्र बनाकर देते हैं, ड्राइंग बुक में, या कोई फोटो बनानी है तो सवाल में कठिनाई आ रही है तो वो बताने में, फॉर्मूला बताने में, तो इस प्रकार की सहायता होती है। तो इससे छात्र सीखने में सक्रिय हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये हो गया सहयोगी अधिगम की विशेषताएं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा प्रदत्त यानी कि दी जाने वाली, प्रदान की जाने वाली सुविधाएं कौन कौन सी है। भाई इंटरनेट से निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, डैश दीजिए। नंबर 1, ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी। जी हाँ, इसमें ईमेल आपने देखा होगा, आप सभी का ईमेल अकाउंट होता है, एक एड्रेस होता है जिसे ईमेल एड्रेस कहते हैं। @gmail.com आप सभी का होगा, @yahoo.com, @rediffmail.com, @hotmail.com, ये सब ईमेल एड्रेसेस है। जी हाँ, ये देख सकते हैं। फिर इनकी मदद से आप चाहे तो मैसेज भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, सब भेज सकते हैं। साथ ही साथ फैक्स होता है। फैक्स क्या होता है भाई, फैक्स में आप अपनी चीजें भेज सकते हैं। फैक्स में कैसे, फैक्स एक मशीन होती है जो टेलीफोन से जुड़ी होती है। जैसे कि हमने व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मैं कल जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे आके मिल जाओ, तो ये मैसेज अपने व्हाट्सएप पे गया तो दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में चला जाता है, व्हाट्सएप पर पहुंच जाता है, लेकिन वो उस मोबाइल के अंदर देख सकता है, बाहर चिट्ठी पर नहीं निकाल सकता, कागज पर नहीं निकाल सकता। लेकिन फैक्स में जो चीजें आपने लिखी है वो चीजें प्रिंट आउट निकल जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे अगर जॉब का ऑफर मिलता है, तो मुझे जॉब का लेटर आ रहा है ना, अपॉइंटमेंट लेटर, तो अगर इंटरनेट पे भेजेंगे तो हार्ड सॉफ्ट कॉपी होगी, मोबाइल के अंदर रहेगी। लेकिन वो क्या करेंगे, फैक्स से भेजेंगे तो मेरे आगे फैक्स मशीन में जो उन्होंने भेजा पूरा का पूरा वही टाइप होकर कागज पे निकल जाएगा, जेरोक्स जैसा पूरा मेरे सामने प्रिंट आउट। बिल्कुल जी हाँ, प्रिंटर देखा होगा आप सबने, प्रिंटर मशीन होती है, पूरा प्रिंट आउट मिल जाता है, तो ये फैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें मिलती है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसे कहते हैं, इंटरनेट की सुविधा, जहां हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी एड्रेस पर जा सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो हमें इंटरनेट वो सुविधा देता है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। फिर आता है ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, यानी कि जिसमें आप अपना सामान बेच सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। आपने देखा होगा नापतोल.com, OLX देखा होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट है, अरबों खरबों की कंपनियां, दुनिया की सबसे बड़ी है ना, तो ये जो है सामान बेचने में मदद करती है। तो आप इंटरनेट की सहायता से व्यापार भी कर सकते हैं। जैसे अभी इंटरनेट की सहायता से हमने भी चैनल बनाया हुआ है ना, इंटरनेट की सहायता से बहुत लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो वो भी। फिर मोबाइल फोन, भाई इंटरनेट से ही तो मोबाइल फोन चल रहे हैं। दुनिया के सभी मोबाइल फोन का टाइम एक जैसा सेम होता है, क्योंकि एंड्रॉइड है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, सब में टाइम सेम होता है, सब में डेट सेम होती है ना, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। लोकेशन भी बता सकते हैं कौन कहां पर है, ये भी भेजा जा सकता है। तो ये सब जो होता है किससे होता है, ये सब इंटरनेट की सहायता से होता है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नकारात्मक प्रभाव लिखिए। जो सोशल मीडिया होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उनका नकारात्मक या नेगेटिव इफेक्ट क्या है। सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज्यादा चलाने से, ज्यादा रहने से, स्नैपचैट ज्यादा रहने से क्या नकारात्मक प्रभाव होता है, वो पूछा है। तो इसमें क्या क्या होता है, पहला तो धन और समय की बर्बादी होती है, आप जानते हैं, पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट। आप देखेंगे आजकल युवाओं को, तो इतने सारे बच्चे, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अभी 5वीं 8वीं 9वीं में पढ़ रहे हैं, बोर्ड क्लास 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, और फेसबुक, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे इतना रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कोई फायदा नहीं है उससे, लेकिन फिर भी बकवास फालतू चीजें बनाएंगे, गाने लगाएंगे, उस पर अपनी फोटो घंटों तक एडिट करते हैं, फिर एडिट करने के बाद वो फोटो इंटरनेट पर डालते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, फोटो के साथ सारी डालते हैं। इससे क्या फायदा होता है, कोई फायदा नहीं होता है ना। इससे समय की बर्बादी, पढ़ाई नहीं होती, पैसा हो जाता है, माँ बाप से डांट सुननी मिलती, माँ बाप से भी झगड़ा करते हैं बच्चे, उसमें पैसा खर्च करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए अच्छे कपड़े पहनेंगे जानबूझ के, और फोटो शूट पर जाएंगे कैमरा किराए पर लेकर, बहुत सारे ना पैसा और समय पूरा बर्बाद करते हैं। आजकल के बच्चे, बड़े लोग भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं आजकल। तो ये जो है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव है, जिससे पढ़ाई से ध्यान हटता है। फिर प्राइवेसी का खतरा, भाई आपकी निजता को खतरा है, स्पेशली खास तौर पर लड़कियों, महिलाओं के लिए, कि अपनी फोटो अगर आप इंटरनेट पर डालते हैं, फेसबुक पे, तो उस फोटो का कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। उस फोटो का एडिट करके आपत्तिजनक तस्वीरें डाली जा सकती हैं, अश्लील तस्वीरें डाली जा सकती हैं, तो बहुत ही हार्मफुल, नुकसानदायक है। इसके पश्चात विश्वसनीयता का अभाव, इंटरनेट पर जो चीज है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
आप रियल में देखोगे व्यक्ति एकदम काला है, दाग धब्बे हैं, और फोटो एडिट करके फेसबुक पर एकदम गोरा गोरा दिख रहा है। आजकल शादी के लिए शादी.com, भारत मैट्रिमोनी.com आप देखते हो, शादी के लिए रहता है। उन वेबसाइट पे भी फोटो एडिट करके डाली जाती है ताकि देखने में लगे हाँ लड़की बहुत सुंदर, लड़का बहुत सुंदर है। फिर बाद में जब शादी के लिए देखते हैं तो भाई ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा फोटो से, शादियां टूट जाती हैं। तो इंटरनेट पे जो चीजें उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कई बार फेक न्यूज, फेक फोटो बहुत वायरल की जाती है ना, ये सारी चीजें। ठीक, अवांछनीय सूचनाएं हैं, जो सूचना हम नहीं भी चाहते, जो न्यूज, जो इन्फॉर्मेशन हमको नहीं भी चाहिए, वो भी आपको इंटरनेट पे दिख जाएगी, वो भी आपको इंटरनेट पे मिलता है। तो ये भी उसका क्या है, एक बहुत बड़ा निगेटिव इफेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है। मानसिक बीमारी के कारण कुछ लोग सोशल मीडिया पे इतना घुस जाते हैं कि सोशल मीडिया पे जैसे कि फोटो डाली एडिट करके उस पर लाइक्स नहीं आए तो खाना पीना एकदम बंद होता है, मन नहीं लगता कि यार मेरे फोटो पे लाइक नहीं आ रही, मेरे फॉलोवर्स घट रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इंसान मानसिक बीमारी का भी कारण बनता है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक बीमारियां भी इससे होती हैं। तो इन बातों का खास ध्यान रखना है। ये सारे सोशल मीडिया के प्रभाव हैं। आप भी खुद भी इनसे दूर रहें और अपने दोस्तों, अपने छात्रों को, अपने आसपास वालों को जो भी जानकारी में हो, उन बच्चों को, उनको भी इससे दूर रखें, उनके नकारात्मक प्रभाव उन्हें जरूर बताएं। नो डाउट कि सोशल मीडिया के फायदे हैं, इनसे फायदा भी है, बहुत फायदा भी होता है, लेकिन हाँ इसका नुकसान भी है। जैसे कि हमने इंटरनेट चैनल बनाया है, अभी हम यूट्यूब पे दिखा रहे हैं आपको चैनल बनाया, तो सोशल मीडिया है, लेकिन इससे फायदा कितना हो रहा है आपका, आप यहाँ से पढ़ पा रहे हैं, आपका भविष्य बन रहा है, आप शिक्षक बन सकते हैं, आपको ज्ञान मिल रहा है, तो ये फायदा हो गया। लेकिन इसी पर कोई फालतू के वीडियोस डालता है, रील्स बनाता है, शॉर्ट्स डालता है, कोई गलत वीडियो, कोई अश्लील वीडियो डालता है, तो नुकसान भी है ना। तो फायदे और नुकसान दोनों है। अगला देखिए, चलिए अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वर्चुअल कक्षा कक्ष के लाभ बतलाइए। यानी कि वर्चुअल कक्षा कक्ष यानी कि ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं वर्चुअल, है ना, उनके फायदे क्या है। तो ऑनलाइन क्लासेस के फायदे भाई बहुत है, बहुत सारे हैं। जैसे अभी भी हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं ना, समझिए इसके फायदे। तो वर्चुअल कक्षा कक्ष के लाभ निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1, शीघ्रता से आयोजन, फटाफट इसका आयोजन किया जा सकता है। इसके लिए कोई स्कूल की बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको स्कूल ड्रेस में बैठ के, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो क्या आपने स्कूल ड्रेस पहनकर बैठे हो, कॉलेज ड्रेस पहनकर बैठे हो, बैग लेकर आए हो? नहीं, आराम से लेटे हुए भी देख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तुरंत के तुरंत जब आपका मन किए तब इसका आयोजन कर सकते हो, है ना, जब चाहे तब क्लास देख सकते हो। दूसरा, भौगोलिक बाधाओं से रहित है। भाई भौगोलिक बाधाओं से रहित है। आपका स्कूल नदी के पार ही क्यों ना हो, आपको स्कूल जाने में नदी पार करने की प्रॉब्लम आएगी, पहाड़ पार करने में ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, पैदल चल के जाना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कोई दिक्कत ही नहीं, अपने घर में बैठिए, अपने मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा हो, बाहर धूप कितनी भी हो, बाहर बारिश कितनी भी हो रही हो, आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो आप आराम से क्लास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऑनलाइन क्लासेस पूरा रिकॉर्ड हो जाते हैं। आप चाहे तो लाइव क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझा तो फिर से आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो बहुत फायदे हैं इसके, अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं जब चाहें। फिर तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन कमेंट करते हैं, है ना, चैट करते हैं, तो आप बहुत सारा आपको ज्ञान मिलता है, तकनीकी ज्ञान में आपके वृद्धि होती है, फायदा होता है। ठीक, तो ये होगा भाई किसके, वर्चुअल कक्षा कक्ष के लाभ हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सोशल वेबसाइट्स क्या है। सोशल मीडिया के जो वेबसाइट्स है वो क्या है। सोशल वेबसाइट भाई आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब आता है। तो इन सब के बारे में आपको लिखना है। आप ऑलरेडी आप यूज करते होंगे तो उन सब के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वो सब लिख सकते हैं। यूट्यूब सोशल वेबसाइट में ज्यादा तो नहीं आएगा, फिर भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। इसमें भी आजकल यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स बनते हैं, यूट्यूब पे भी लाइव क्लास होते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न उत्तर हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके डीएलएड की परीक्षा में यही प्रश्न पूछें गारंटी के साथ। आप इन्हें लिख सकते हैं, या मैं साइड हो रहा हूं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो को रोककर पूरा लिख भी सकते हो। अपने पाठ्य पुस्तक, अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिख लीजिए, नोट कीजिए और परीक्षा के लिए रिवाइज करते रहिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज, और दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके विभिन्न कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो की इकाई में।